और हमारे पास नंबर है ओपिनियन पोल का, और ओपिनियन पोल का नंबर देश में अभी तक जो 242 का आंकड़ा हमने सामने रखा है, उसमें 172 के करीब भारतीय जनता पार्टी, 174 के करीब भारतीय जनता पार्टी, 77 यूपी में और 77 यूपी के अंदर। क्या आपको लगता है चौधरी साहब, 77 यूपी के अंदर नंबर आ रहा है, निश्चित तौर पर अभी तो ये ओपिनियन है, लेकिन रिजल्ट आ पाएगा ये? सबको नमस्कार भाई साहब। अमरीश जी, आपको बहुत, आपने यूपी के विषय में जो ये आपका ओपिनियन पोल आया है जी, मुझे इसमें केवल इतना कहना है कि पिछली बार सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी गठबंधन में थे पिछले लोकसभा चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट हम लोगों को मिले थे जी, और उसका परिणाम हुआ कि हमें 80% के आसपास सीटें हम जीते थे, 64 सीटें जीते थे, 16 सीटें बीजेपी हारी थी। इस बार सपा बसपा में गठबंधन नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति, और हमारा जो डेवलपमेंट का काम है, हमारा जो विषय है, वो हमारी सरकार के जो प्रति लोगों का, मोदी जी के जो लोगों का प्रति विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी का भी एक एक कार्यकर्ता, हम लोगों का संकल्प है 10% हमें वोट बढ़ाना। हम पिछली बार 51% वोट पाए थे, अब के मुझे ऐसा लगता है हम 60% वोट पाएंगे, और निश्चित रूप से 60% अगर वोट बीजेपी को मिलेगा तो उत्तर प्रदेश की सारी सीटें, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, 80 की 80 सीटें। अच्छा, सबसे मुश्किल सीटें कौन सी है उत्तर प्रदेश में आपकी नजर में? ऐसा वैसा कुछ सीटें ऐसी हैं जहां हमारा वोट परसेंटेज अगर आप देखोगे तो पिछले चुनावों में 60, 65, 70% तक है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां एवरेज हम 40-42% के आसपास है। तो लेकिन निश्चित रूप से जो हमारा काम है, लोगों के प्रति, मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जन कल्याण की योजनाओं को लेकर हम नीचे तक जनता में गए हैं। हमारे कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से लगातार उत्तर प्रदेश में जनता से हमारा संपर्क बना हुआ है। अभी आप देखेंगे हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता के बीच में हैं, और मुझे विश्वास है कि इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वो आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता से मोदी जी को मिलेगा जी। लेकिन अभी तो सीट एलोकेशन यानी सीट डिक्लेरेशन होना बाकी है, टिकट का बंटवारा कुछ सीटों पर बाकी है। रायबरेली को लेकर बड़े सारी बात है, मैनपुरी को लेकर बहुत सारी बातें हैं। ये कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी नहीं जीत पाती है। क्या आपको लगता है कि इस बार वो किले भी ढहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमारी जो तैयारी है, हमने नीचे, आप अगर पिछले परिणाम देखेंगे तो मैनपुरी में जितने, जी भाई साहब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए चौधरी साहब। मैं, हाँ बिल्कुल, पिछले अभी नगर निकायों के चुनाव हुए हैं मैनपुरी में भी और रायबरेली में भी, तो मैनपुरी की नगर पालिका, नगर पंचायत की सारी सीटें बीजेपी जीती है, और रायबरेली में भी हम केवल नगर पालिका रायबरेली की सीट डाउन लूज किए हैं इस बार ना, बाकी नगर निकायों में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। और जिस प्रकार से हमारा संगठन है और हमारे कार्यकर्ताओं का नीचे जनता से संपर्क और संवाद बना हुआ है, और लोगों का मोदी जी के और योगी जी की सरकारों के काम के प्रति जो लोगों का विश्वास है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बार रायबरेली, अमेठी तो पिछली बार हम जीत गए, रायबरेली और मैनपुरी सहित उत्तर प्रदेश की सब सीटें भाजपा जीतेगी। चलिए, भाटी जी हमारे साथ बने हुए, ये सारी बातें सुन रहे हैं। भाटी साहब, पूरा कॉन्फिडेंट है बीजेपी, और कॉन्फिडेंट क्या, पिछली बार भी रिजल्ट करके दिखाया था, और ये बात तो सही है ना, पिछली बार तो बीएसपी भी आपके साथ थी, इस बार वो भी नहीं है। देखिए, मैं तो 2 ही वाक्य बोल पाया, मैं थोड़ा सा अगर आप बोलने देंगे तो मैंने तो ओपिनियन पोल का तो कोई विरोध किया नहीं, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैं विरोध कर रहा हूं, फिर ईवीएम का विरोध करूंगा। मैंने केवल इतना कहा कि एक्यूरेट सीट ओपिनियन पोल नहीं बता सकता, केवल रुझान बता सकता। इस बात का आपकी एक्यूरेट सीटें क्या है आपके हिसाब से? एक्यूरेट जो एजेंसी के, हाँ वही तो समस्या है। देखिए, इस पोल में एक विरोधाभास ये है, मैं देख रहा था पहले चैनल पे, कि एजेंसी कह रही है कि जब लोगों से पूछा गया कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो उन्होंने कहा रोजगार, महंगाई, दूसरे नंबर पे महंगाई। वोट जो डालने जाएंगे उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार में ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी
केंद्र सरकार भी पूरी तरह फेल है। उत्तर प्रदेश में 80 लाख नौजवान पिछले कई महीने से सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस से पिट रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोज पर्चा लीक हो रहे हैं, 3 परीक्षाओं के पर्चा 1 महीने में लीक हुए हैं, और फिर भी आप कह रहे हो कि बीजेपी को 70 सीट मिलेंगी, 71 सीट मिलेंगी, 77 सीट मिलेंगी। यह गले से नीचे उतरने वाले बात नहीं है। हरियाणा में 10 की 10 सीट मिलना, कोई हरियाणा का आदमी हंसेगा इस सर्वे को सुनकर कि हरियाणा में 10 की 10 सीट बीजेपी को मिल जाएंगी, या बिहार में 38 सीटें बीजेपी एनडीए को मिल जाएंगी। लोग हंसेंगे इस बात पे। यह संभव ही नहीं है। यह बिल्कुल सच्चाई से बहुत कोसों दूर है आपके आंकड़े। आप ये रुझान कह सकते हैं कि लोगों में पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है। सीटों का आकलन कभी ओपिनियन पोल कर ही नहीं सकता, मेरा दावा है। और कर्नाटक में आपके ओपिनियन पोल फेल हुए। कर्नाटक में लगभग भाटी जी एक सेकंड, भाटी जी बिल्कुल आपने कोई ओपिनियन पोल एग्जैक्ट सीटें नहीं बता सकता, एग्जैक्ट पोल ही एग्जैक्ट सीटें बता सकता है, लेकिन रुझान बता सकता है। 2022 में भी हमने रुझान बताया था, जिस रुझानों के अंदर लग रहा था कि बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट मिलेगा। अभी 3 राज्यों हिंदी पट्टी के चुनाव गए, तब भी रुझान आए, ओपिनियन पोल आए, जहां पर बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट मिला। कर्नाटक में रुझान बता रहा था कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही थी, और कांग्रेस जीत कर भी आई, और हिमाचल में कांटे की टक्कर बता रहा था, और 0.9% वोट शेयर का फर्क था, लेकिन सीटों में फर्क ज्यादा था। तो सीधी बात यह है कि जब बीजेपी का वोट शेयर 55% के पार जा रहा है, और आप 2022 का चुनाव लड़ चुके हैं, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, आरएलडी भी साथ में थी। अब आज ना आरएलडी साथ में है, ना बीएसपी साथ में है। पॉइंट है, जवाब दे देता हूं। देखिए ऐसा है, 2019 में किसी ने कल्पना की थी पश्चिम बंगाल में हम 18 सीट जीतेंगे। 2014 में तो 2 ही सीट थी। किसी ने कल्पना की थी 2 बार हमारी त्रिपुरा में, 2 बार असम में सरकार बनेगी। तो कल्पना के परे बहुत सारे काम होते, क्योंकि मोदी जी ने प्रो इनकम्बेंसी नाम का शब्द जो है राजनीतिक शब्दकोश में गढ़ लिया है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने अभी बात की कि महंगाई, बेरोजगारी, बात सही है, ये मुद्दे होते हैं, परंतु विकल्प कौन है इसके लिए, इसका भी जवाब जनता इसी सर्वे में देती है कि मोदी है तो मुमकिन है इन पर काम करना। मैं इसका उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश में 18 साल की सरकार हमारी, वहां पर बेरोजगारी दर 2%, राजस्थान में 5 साल की सरकार आपकी 20% का बेरोजगारी दर, इसलिए वहां पर डिलीट और हमारी रिपीट। उसके अलावा मैं आपको उत्तर देता हूं, देखिए 48 पेपर्स लीक हुए थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, अनिल कुमार यादव को बर्खास्त हाईकोर्ट ने किया था मान्यवर, और आप पेपर लीक के बारे में बोल रहे हो, जिन्होंने पुलिस थाने एक जाति के, एक समाज के लोगों से भर दिया था। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की क्या हेडलाइन आती थी कि यादवाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, इस प्रकार की हेडलाइन कभी देखी है आपने? तो मुझे लगता है कि कम से कम बीजेपी का दुष्प्रचार था। भाटी जी मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता, भाटी जी आप मेरे बड़े भाई, झूठा सिद्ध होता है। भाटी जी मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मेरे पर इतनी कृपा तो बरसाइए। फर्जी आंकड़े मत रखो, फर्जी आंकड़े अपने समय पर बोलिए ना। मैंने बताया भाटी जी अपने समय पर बोलिए, ये वो वाला चैनल थोड़ी है, आपको मौका पूरा देंगे। आंकड़े रखोगे तो मैं विरोध करूंगा। अरे पर आप क्लास मॉनिटर, मैं अकेला आदमी हूं विपक्ष से, सारे पैनलिस्ट एक तरफा बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। आपकी मैं अकेला पत्रकार आपको नहीं दिख पा रहे हैं, आपको निष्पक्ष विश्लेषक नहीं दिख पा रहे, सभी दुश्मन दिखते हैं। आपको केवल लेट्स ब्रिंग एलिफेंट इन द रूम। ये हमेशा क्या हो गया कि सारे तो हवा बना रहे हैं बीजेपी की, सारे ओपिनियन पोल हमारे खिलाफ, अब इन्हें निष्पक्ष भी कह रहे हैं, सारा मीडिया हमारे खिलाफ हो गया है। अरे बॉस, जनता अगर नहीं चुन रही है तो मीडिया नहीं, सारा मीडिया नहीं है। आपके पैनल में जो दोनों भाई बैठे हैं, दोनों बीजेपी के समर्थक। अच्छा, इस पे एक वाक्य लाइटर नोट पे, पार्टी और सतीश के अपनी बात, एक लाइटर नोट पे, एक वाक्य लाइटर नोट पे अगर आपकी अनुमति हो। जी जी, कुछ समय पहले तक कोई मतलब नहीं है सतीश जी एक वाक्य केवल, कुछ समय पहले तक आरएलडी आप ही के साथ। सतीश जी आप तो इतना बढ़ चढ़ के मेरा सुन रहा हूँ आपको जो है। आज अगर आरएलडी पैनल में हमारे साथ आ गई है तो चौधरी चरण सिंह जी को क्यों आपने? देखिए आरएलडी के रोहित अग्रवाल भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, क्योंकि सतीश जी और हर्षवर्धन जी को बोला गया, तो लेट्स टेक देयर कमेंट। मैं बोल रहा हूँ ना, ये भाटी जी का कोई ठिकाना नहीं कि आज किस पार्टी में, कल कहाँ चले जाएंगे। हमारा तो ठिकाना है भाई, मैं जो था वही रहूंगा। मैंने कभी पार्टी नहीं बदली जीवन में। भाटी जी के आप अपने शब्दों को सुधारिए, और इतनी नफरत ठीक नहीं है। आप बात कर लो शाहजाद जी से, बढ़िया विपक्ष से इतनी नफरत ठीक नहीं है। ना वो ऐसे नहीं। देखिए आप अपनी मानसिकता मत दर्शाइए चैनल पे बैठ के, आप मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे। मैंने कभी जीवन में पार्टी नहीं बदली, मैं बदलता भी नहीं। कैसे कह सकते हो कि कहाँ जाएंगे? गलत है ना आपकी टिप्पणी, गलत है। अरे आप बोल रहे हो बीजेपी के पक्ष में, तो हम कह रहे हैं इसमें कोई गलत है। बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, आपको कुछ जो सच्चाई आप समर्थन भी करोगे, शर्माओगे भी फिर। बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहे, छाती ठोक के बोलो। अगर बोलना है तो डरता क्यों वो? मैंने तो कहा कि मैं मोदी समर्थन हुआ, उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फिर झिझकता क्यों? सुनना ही नहीं चाहते, आपको समझ में नहीं आ रही है।
मैंने कहा कि आपका गठबंधन किया वहां पे, अरे तो आप आपका कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन आप लड़ते रहे मध्य प्रदेश में और सब जगह इतना डिले किया, तो ये क्या नहीं बोलेंगे? ये बोलो, आप कौन रोक रहा है आपको? बस ठीक है। जी जी नहीं, मैं बीजेपी विरोधी हूं तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं विरोधी हूं। आप समर्थक है तो आप कहो कि आप समर्थक है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। क्यों हो रही है आपके जैसा संकट यही है कि राजकुमार भाटी के मन की बात बोलिए तो आप पत्रकार होंगे। तो भैया भाटी जी, आप समाजवादी पार्टी में रहिए, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन हम उस भ्रम वाले पत्रकार नहीं है कि हम सरकार बनाते मैं भी आपका सम्मान देश की जनता तय करती है, और उसमें अगर आप किनारे हो गए तो हम आपका कुछ न कर पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, हम पत्रकार कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर पत्रकार या कोई ओपिनियन पोल किसी की सरकार बनाता तो जिसकी भी सरकार बनती उसकी सरकार पलटती रही। आप भी पूर्ण बहुमत से आए थे उत्तर प्रदेश में, साफ हो गए। जी देखिए, मैं फिर